नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत ओलंपिक स्टडी में आपका स्वागत है। कैसे आप सभी लोग। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो सेशन में हम इकोटोन डिस्कस करेंगे। इसका हिंदी नाम मुझे नहीं पता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में इकोटोन ही लिख के आ रहा है। ठीक है, तो आप सभी लोग उसको समझ लेना। पारिस्थितिकी से संबंधित चीज है इकोटोन। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपसे कहना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा। बात यह है कि पिछले एक हफ्ते से वीडियोस में नहीं ला पा रहा था। क्यों नहीं ला पा रहा था, बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी पता होगा। मेरी तबीयत खराब हो गई थी। इन्वायरमेंट का ही नहीं, आपको किसी भी टॉपिक संबंधित अपडेट या मेरी एक्टिविटी जो थी पिछले एक हफ्ते में काफ़ी ब्रेक हुई है। आप सभी लोग देख सकते हो, मुश्किल से 3-4 वीडियोस में लाया हूँ। ठीक है, तो वो इम्पोर्टेंट था इसलिए मैं वो वीडियोस लाया था, बाकी और कोई रीज़न नहीं है। हाँ, मैं काम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही मैं स्क्रीन के सामने होता हूँ लगभग 10 मिनट के बाद में सर में काफ़ी ज़्यादा हेडेक होने लगता है। स्क्रीन से जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है वो डायरेक्ट आँख के थ्रू नसों से होते हुए सर में जाती है। पता नहीं क्या हो गया था बीच में। तो सारी चीज़ें अभी सही हैं और बीच में खराश, जुकाम, बुखार सारी चीज़ें हो गई थी। तो मैं कंप्लीट रेस्ट पे था, सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ कंटेंट पे काम कर रहा था, ताकि जो पेड पीडीएफ के बच्चे हैं वो पीछे ना हो जाए। ठीक है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, पेड पीडीएफ से ही अब पीडीएफ को उठा के अब मैं आपके सामने धीरे धीरे करके लाऊंगा। आज मैंने यहाँ पर एक छोटा सा चैप्टर लिया है, नाम आप देखेंगे इकोटोन। ठीक है, तो इसके बाद में हम पारिस्थितिकी संतुलन ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहले हम इकोटोन देख लेते हैं, इसके बाद में हम पारिस्थितिकी संतुलन टॉपिक देखेंगे। तो धीरे धीरे करके अब हम कंप्लीट वीडियोस आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। छोटे छोटे वीडियोस में पहले लाएंगे। ठीक है, इसके बाद में अगर आपका सपोर्ट रहता है तो फिर आधे घंटे का उसको कर दिया जाएगा। तो आज ये पहला वीडियो है। अगर आप हमारे पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, वहाँ पर कंप्लीट डिटेल्स दे रखा है। हमारा पेड कोर्सेज चल रहा है जिसमें लगभग 250 प्लस बच्चे इनरोल हो चुके हैं, लगभग 250-300 बच्चे हैं। वहाँ पर हम पेड पीडीएफ प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, एक इकोटोन जो होता है वो दो जैविक समुदायों के बीच संक्रमण का क्षेत्र होता है। कहने का मतलब है, ध्यान दीजिएगा शब्दों पर, इकोटोन और दो जैविक समुदाय। जैविक समुदाय का मतलब यहाँ पर समझ लीजिए कि कोई दो समुदाय, जीवित समुदाय। ठीक है, समझ लीजिए कुछ इस टाइप से। एक पारिस्थितिकी है, बड़ा सा एरिया है, और उस पारिस्थितिकी में कोई दो समुदाय है। इन दोनों के बीच में जो ये बफर जोन होता है ना, ठीक है, ये दोनों समुदाय अलग अलग है। इन दोनों समुदाय के बीच में जो बफर जोन होता है, इसी को हम बोलते हैं इकोटोन, या हिंदी में बोलते हैं संक्रमण क्षेत्र। तो यहाँ पर आप देख लीजिए डेफिनेशन में, फिर से एक बार मैं पढ़ देता हूँ। इकोटोन दो जैविक समुदायों के बीच संक्रमण का क्षेत्र होता है जहां दोनों लाइनें मिलती हैं और विलीन हो जाती हैं। ठीक है, यह दो पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच सीमा के रूप में कार्य करता है। जैसे एक नदी, उदाहरण के लिए बोला जा रहा है, एक नदी और उस नदी के किनारे दलदली भूमि का क्षेत्र हो सकता है। ऑब्वियस ही बात है कि ये नदी है। ठीक है, और इस नदी के किनारे, जैसे दो नदियां हैं समझ लीजिए, आपस में जा रही हैं साइड में, तो यहाँ बीच में दलदली क्षेत्र है। तो ये क्या है, ये नदी का भी रूप है और एक तरह से आप देखेंगे तो ये जमीन का भी रूप है। दलदली क्षेत्र का मतलब क्या है, प्योर पानी तो वहाँ पे होगा नहीं, वहाँ पर जमीन भी होगी। तो वहाँ पर जमीन और पानी दोनों होते हैं, इसलिए वो क्या होता है, एक तरह से बफर जोन होता है, संक्रमण क्षेत्र होता है। ठीक है, तो इसी क्षेत्र को हम इकोटोन बोल देते हैं। एक बार मैं इसको इरेज करता हूँ, इसके बाद में फिर आपको कंटिन्यू करता हूँ। चलिए, ठीक है, अब यहाँ पर एक नदी और उस नदी के किनारे जो दलदली भूमि होती है, नदी हो गई और उस नदी के किनारे जो दलदली भूमि होती है, इसको हम इकोटोन या फिर संक्रमण क्षेत्र बोलते हैं। और यही जो सीमा होता है, ये एरिया जो होता है, इस एरिया का जो सीमा होता है, इसके अंदर के क्षेत्र को हम इकोटोन बोलते हैं। बार बार मैं चीज़ रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में फीड हो जाए। देखिए, अब यह जो सीमा है यह छोटा हो सकता है और बड़ा हो सकता है। मे बी नदी के कंप्लीट पूरे नदी के साइड में दलदली क्षेत्र हो, ठीक है, और हो सकता है कि नदी का पार्टिकुलर कोई छोटा सा रीजन हो, वहां पर वो क्षेत्र मिल रहा हो। तो यह छोटा या बड़ा या स्थानीय हो सकता है। ठीक है, स्थानीय का मतलब खेत और जंगल के बीच का क्षेत्र। ऑब्वियस ही बात है, खेत है और जंगल है, जंगल और खेत का जो बीच का क्षेत्र होता है वो भी एक तरह से इकोटोन ही होता है, बफर क्षेत्र होता है। तो ये स्थानीय भी हो सकता है, वो नहीं मूव करेगा, वो वहीं पे स्थिर रहेगा। और ये नदी का क्षेत्र जो है ये मूव कर सकता है, मीन्स अगर नदी सूख रही है तो पार्टिकुलर कोई एरिया मिट सकता है, कुछ इस टाइप से हो सकती है। तो ये स्थानीय और अस्थानीय, छोटा या बड़ा कुछ भी हो सकता है। जमीन पर एक इकोटोन एक बड़े क्षेत्र में दो आबादी के मिश्रण का रूप ले लेता है। जमीन पर जो एक इकोटोन होता है वो दो बड़ी आबादी का मिश्रण रूप ले लेता है। ठीक है, मतलब जमीन का जो इकोटोन होता है वो काफी बड़ा होता है और काफी बड़ी आबादी उसमें निवास कर रही होती है। मिश्रण रूप होता है। मिश्रण रूप का मतलब ये होता है, जैसे नदी वाले से ही मैं अगर समझाऊं तो यहाँ घड़ियाल, जैसे मैं कहता हूँ कि एक जानवर है घड़ियाल। ठीक है, घड़ियाल क्या होता है, नदी में भी रह लेता है और इस दलदल में भी रह लेगा। तो ये जो जीव है
ये मिश्रित जीव है, आप बोल सकते हो। दोनों दो ये जो आबादी वाला जीव है ये मिश्रित जीव है, दलदली में भी रह लेगा और नदी में भी रह लेगा। तो यहाँ पर जो जीव पाए जाते हैं वो मिश्रित स्वरूप के पाए जाते हैं, दोनों क्षेत्रों में रह सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। इसके बाद में अगला पॉइंट हम देखें क्या लिखा हुआ है। इकोटोन का पर्यावरणीय महत्व बहुत अधिक है क्योंकि यह क्षेत्र दो पारिस्थितिकी तंत्रों या बायोम के बीच का संक्रमण क्षेत्र है। यह स्वाभाविक है कि इसमें जीवों और वनस्पतियों की प्रजातियों की एक विशाल विविधता शामिल होती है क्योंकि यह क्षेत्र दोनों सीमावर्ती पारिस्थितिकी तंत्रों से प्रभावित होता है। तो ये जो क्षेत्र होता है, ठीक है, ये जो मिश्रित वाला क्षेत्र होता है इसमें विशाल विविधता पाई जाती है। विशाल विविधता के साथ में इसमें घनी आबादी भी पाई जा सकती है क्योंकि इसमें समुद्री जीव भी है और जमीन का भी जीव है। मतलब ये मैं एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ, बाकी और कहीं भी जो इकोटोन होगा वो अलग अलग जीव रखेगा, अपने इन्वायरमेंट अपने क्षेत्र के अनुसार वहां पर रहने वाले जीव अलग अलग होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक विशाल विविधता शामिल है क्योंकि यह दोनों सीमावर्ती पारिस्थितिकी तंत्रकों से प्रभावित होता है, ठीक है। आगे बढ़े। अगला जो पॉइंट है आप देख सकते हैं, इकोटोन के उदाहरणों में अगर हम बात करते हैं, दो तीन एग्जांपल्स हम देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो दलदली भूमि, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें क्या होगा, सूखे और गीले पारिस्थितिकी तंत्र के बीच का क्षेत्र होता है। सूखा मतलब जमीन का और गीला मतलब नदी का क्षेत्र होता है। मैंग्रोव वन क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर स्थलीय और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच का क्षेत्र होता है। बात करें मैंग्रोव वन की तो कुछ इस टाइप से आप देख सकते हैं, ये समुद्र क्षेत्र है, ठीक है। अब ये समुद्र क्षेत्र है, यहाँ से नदी से जो पानी होता है, जो यहाँ की मिट्टियाँ होती हैं बह के आती हैं और यहाँ पर इकट्ठा हो जाती हैं और यहाँ पर एक तरह से एक सुंदर वन या फिर मैंग्रोव वन यहाँ पर उगता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि समुद्र का जो पानी है, लवण वाला पानी, साल्ट वाला पानी, वो भी यहाँ पर है और जमीन का जो पानी है और नदी का जो पानी है वो भी यहाँ पर है। तो ये भी एक तरह से क्या है, ये सुंदरवन और ये जो आप देख रहे हैं मैंग्रोवन, ये भी एक तरह से इकोटोन के ही एग्जाम्पल है, ठीक है। ये चीज आप समझ गए। इसके बाद में घास के मैदान अगर हम देखते हैं, घास के मैदान ऐसे मैदान जो रेगिस्तान और जंगल के बीच में स्थित होते हैं, वो वाले टाइप के, ठीक है। इसके बाद में नदमुख, खारे पानी और मीठे पानी के बीच में, ये जैसा कि मैंने आपको समझाया। ढलानों पर जलवायु परिस्थितियों के बदलाव के कारण पर्वत श्रृंखलाएं भी इकोटोन बनाती हैं। मतलब कोई पर्वत श्रृंखला है, ढाल है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर ढाल में क्या होगा, कहीं कहीं जलवायु परिस्थिति बदलती है। आपको पता होगा कि ऊपर जाने पर जो तापमान होता है वो घटता है। आई थिंक 100 मीटर जाने पर आई थिंक 1 डिग्री सेल्सियस कुछ इस टाइप से घटता है। मैं एग्जैक्ट क्लियर नहीं हूँ, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे जब हम लोग जलवायु परिवर्तन पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें देखेंगे। आप ये मान लीजिए कि जिस तरह का जलवायु ऊपर होगा, में भी हो सकता है कि पार्टिकुलर ढाल पे आने के बाद में उस तरह की जलवायु यहाँ पर ना मिले या मौसम यहाँ पर ना मिले, ठीक है। और इन दोनों के बीच का कुछ क्षेत्र होगा, उसको हम इकोटोन बोल सकते हैं। तो पर्वत श्रृंखलाएं भी इकोटोन बनाती है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा इकोटोन बनाता है, कौन सा इकोटोन नहीं बनाता है। वहां पर 2 लाइन लिख देगा, ये और ये। हो सकता है कि इनके बीच में इकोटोन बन रहा हो और हो सकता है कि इनके बीच में इकोटोन ना बन रहा हो। तो वो चीज आप ढंग से पढ़ेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे कि शब्द क्या लिखे हुए हैं। हो सकता है कि इसी में से आपको एक शब्द दे दे, एक जो है ऑप्शन दे दे। तो ये चीज आप बढ़िया समझ लीजिए और यहाँ से प्रश्न बन सकता है। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि जैसे बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं कि 12 मार्च को आपका पेपर है, टॉपिक कैसे कंप्लीट होगा। देखिए, अगर मैं ये जो जलवायु परिवर्तन वाला टॉपिक है इसको टच ना करता, ठीक है, तो फेब लास्ट तक मैं कंप्लीट इन्वायरमेंट एक बार करा देता, ठीक है। जो भी आपका टॉपिक है उनका मैं इंट्रोडक्शन, उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन, उस टॉपिक से संबंधित जो महत्वपूर्ण चीजें हो सकती हैं या उस टॉपिक का जो सब टॉपिक हो सकता है, वो सारी चीजें मैं आपके सामने ला के रख देता, ठीक है। लेकिन अभी मैंने पेड पीडीएफ में जलवायु परिवर्तन स्टार्ट किया है और जलवायु परिवर्तन काफी लंबा टॉपिक है। अगर इसको ढंग से कराऊं, ठीक है, इसमें आपको जलवायु पढ़ना है, जलवायु परिवर्तन पढ़ना है, इसके बाद में संरक्षण पढ़ना है, जलवायु संरक्षण पढ़ना है, इसके बाद में COP27 पढ़ना है, ठीक है। और भी कई सारी चीजें सब टॉपिक इसमें शामिल होते हैं, जैसे ग्रीन हाउस गैस हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, और भी जो करंट अफेयर का डेटा है, सारी चीजें, जो विभिन्न प्रकार के सम्मेलन है, जलवायु सम्मेलन जो होते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें इसमें पढ़नी है, आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है। तो यही टॉपिक आपका बस लंबा है, बाकी जो टॉपिक बचे हुए हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं, वो एक एक दिन के टॉपिक हैं, ठीक है। तो मैंने पोल करवाया था पेड पीडीएफ में, तो वहां पर बहुत सारे बच्चों ने 59% बच्चों ने जलवायु परिवर्तन चूज कर लिया है। अब जलवायु परिवर्तन आप देख रहे हैं क्या 17 तारीख है, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको 3 से 4 दिन के अंदर लगभग खत्म कर दूं। बाकी के बचेंगे 8 से 10 दिन, ठीक है। तो उन 8 से 10 दिन में जो टॉपिक बचे हुए हैं आपके 10-12 टॉपिक, उनको भी देख लिया जाएगा। तो आप लोग परेशान मत हो, ठीक है।
हमारा उद्देश्य यह है कि पहले हम कंप्लीट जो आपके 26 टॉपिक हैं इनको करा के इनका जो प्रारूप है ये आपके सामने रख दें, ठीक है। इसके बाद में अगर आपका जो एग्जाम है वो 12 मार्च को ना हो कि अप्रैल में होता है, आपका मार्च में एग्जाम नहीं होता है, पोस्टपोन हो जाता है, अप्रैल में होता है, तो फिर हम इन 26 टॉपिक में जो सब टॉपिक बनेंगे इन पे चर्चा करेंगे, ठीक है। एंड इनके जो एमसीक्यूज वगैरह हैं और भी जो चीजें हो सकती हैं प्रैक्टिस सेट वगैरह वो सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अगर आपका एग्जाम जो है वो 12 मार्च को लग जाता है जिसकी संभावना बहुत कम है, ना के बराबर है, ठीक है। तो ये चीज है, फिलहाल हमारा उद्देश्य ये है कि जल्द से जल्द कंप्लीट कोर्स एक बार करा लिया जाए, जिसमें आपका जो जलवायु परिवर्तन है यही टॉपिक काफी लंबा है, बाकी अन्य टॉपिक जो है वो 1 दिन के या मैक्सिमम 2 दिन के हैं, ठीक है। तो आप लोग टेंशन मत लेना कि अभी ये एक ही टॉपिक स्टार्ट कर दिए हैं तो ये खत्म नहीं होगा। और बाकी इसके पहले देखिए हम 2 वीडियोज यहाँ पर स्किप कर रहे हैं। एक आपको नाइट्रोजन चक्र पढ़ना था, ये मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, पेड पीडीएफ में प्रोवाइड करा दिया गया है। एक है फॉस्फोरस चक्र, ये भी पेड पीडीएफ में प्रोवाइड करा दिया गया है, ठीक है। हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में वाटर साइकिल पढ़ा था और कार्बन साइकिल पढ़ा था, 2 चक्र हमने पढ़ा था। इसके बाद में बच्चे कमेंट करने लगे कि अरे सर चक्र ही पढ़ाओगे, कुछ और पढ़ाओगे। तो इसके बाद में ऐसा संजोग बना कि फिर मैं बीमारी हो गया, फिर कुछ नहीं पढ़ा पाया, मैं ना साइकिल पढ़ा पाया ना कोई अन्य टॉपिक कवर करा पाया। तो इसलिए कह रहा हूँ कि जो चीज पढ़ा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से समझ लो, टोको मत, ठीक है। ये सारी चीजें आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड। तो यहां पर मैं कह रहा था कि ये एग्जाम्पल्स आप ढंग से पढ़ लेना। इन एग्जाम्पल्स से ऑप्शन दे देगा कि ये है, ये है, ये है, ये है। अब इनमें से एक कोई ऐसा होगा जो इकोटोन बना रहा होगा, अन्य टॉपिक इकोटोन नहीं बना रहे होंगे, ठीक है। या हो सकता है कि 3 बना रहा हो, 1 ना बना रहा हो, उसको छांटने के लिए दे दे। तो इसको आप ढंग से पढ़ लेना। एक चीज आप याद रखना कि ये जो इकोटोन शब्द है, ठीक है, ये सारी चीजें मैं खोज के लाया हूं आप सभी लोगों के लिए। इकोटोन जो इस शब्द है इसको दिया किसने था ये भी आप समझ लीजिए। इकोटोन शब्द जो है ये रसेल वालेस ने दिया था। रसेल वालेस, ठीक है, नाम याद रखना। रसेल वालेस ने जो है इकोटोन शब्द दिया था। अल्फ्रेड रसेल वालेस ने इकोटोन शब्द दिया था, जिन्होंने पहली बार 1859 में 2 बायोम के बीच में सीमा का अवकलन किया था। 1859 में 2 बायोम के बीच में सीमा का अवकलन पहली बार अल्फ्रेड रसेल वालेस ने किया था और इन्होंने ही इकोटोन शब्द भी दिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा सा एग्जाम्पल जो यहाँ पे था समुद्री इकोटोन का, इसको देख लेते हैं। मीठे पानी और समुद्री इकोटोन, इन दोनों इकोटोनों को बड़े पौधे की उपस्थिति के आधार पर विभेदित किया जाता है। यहाँ पर कुछ है नहीं एक्चुअली, लेकिन थोड़ा सा मुझे ये समझ में आया कि आपको बताना चाहिए। मीठे पानी और समुद्री इकोटोन को किस आधार पर विभेदित किया जाता है, मतलब हम कैसे कहते हैं कि हाँ यहाँ पर इकोटोन बन रहा है। यहाँ का जो क्षेत्र है, यहाँ का जो क्षेत्र है, इनसे ये क्षेत्र कैसे अलग है। तो ये इकोटोन जो है ये बड़े पौधे की उपस्थिति के आधार पर अलग है। ध्यान दीजिएगा कि ये जो क्षेत्र बन रहा है, ठीक है, मीठे पानी और समुद्री क्षेत्र के बीच का जो इकोटोन है ये बड़े पौधे की उपस्थिति के आधार पर हम इसको विभेदित करते हैं, जो जलमग्न सब्सट्रेट से जुड़ी जड़ों से उगते हैं। अंदर जड़ें होती हैं, ठीक है, जो जलमग्न जड़ें होती हैं, जो सब्सट्रेट होते हैं, जड़ें होती हैं जो अंदर लगे रहते हैं, उनसे ये पौधा उगता है, ठीक है। और इस कारण वे उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां विकास के लिए बेसिन के तल पर पर्याप्त प्रकाश होता है, मतलब जो प्रकाश होता है वो पर्याप्त पानी के माध्यम से अंदर तक पहुंचता है, तो वहां से ये पौधे उगते हैं। भाई आपको पता होगा कि सुंदरवन में बड़े बड़े पौधे पाए जाते हैं, तो इस टाइप का जो पौधा होता है इसी के आधार पर हम ये विभेदित करते हैं कि ये इकोटोन क्षेत्र है, ठीक है। बाकी हो सकता है कोई एरिया हो वहां पर ये पौधे ना पाए जाते हो जिसकी ये विशेषता बताई जा रही है, तो वो क्षेत्र इकोटोन नहीं होगा। बाकी जहां पर ये पौधे उगेंगे उन्हीं को हम बोलते हैं कि इकोटोन वाला क्षेत्र है। तो ये सारी चीजें हैं, थोड़ा सा आप समझ लीजिए। यहाँ पर हमने पौधे के आधार पर विभेदित कर दिया। हो सकता है कि अन्य क्षेत्र में, अन्य इकोटोन में हम किसी पर्टिकुलर जानवर के आधार पर विभाजित कर रहे हो, विभेदित कर रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हमने पौधे के आधार पर इसको समझा है कि ये इकोटोन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जो मैंने आपको बताया उसका मैंने यहाँ पर पिक लगाया हुआ है, आप लोग बहुत ढंग से समझ लीजिए। इकोटोन का जो क्षेत्र है, अ ट्रांजिशनल रीजन बिटवीन 2 एडजेसेंट इकोटोन सिस्टम दैट कंटेन सम ऑफ स्पीसीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच वन एम ऑल्सो कंटेन स्पीसीज ऑफ इट्स ऑन, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी टाइम पहले मैंने ये चैप्टर देखा था, ठीक है। तो आज मैं यहाँ पर पढ़ के आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर डायरेक्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने पढ़ा, हो सकता है कुछ नई चीज़ निकल जाए यहाँ पर, हालांकि कुछ नई चीज़ नहीं है। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये लैंड इकोसिस्टम है, ठीक है। ये क्या है, ये लैंड इकोसिस्टम है। और ये क्या है, ये एक्वाटिक या फिर रिवर इकोसिस्टम है। ये एक्वाटिक मतलब पानी वाला इकोसिस्टम है। और इन दोनों के बीच में आप देखेंगे
तो यहाँ पर आप देखेंगे लैंड क्या है, लैंड नीचे चला गया है, पानी ऊपर आ गया, ठीक है, कंप्लीट पानी ऊपर है, तो ये एक्वाटिक रीजन हो गया। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो ये एक्वाटिक भी है यहाँ पे और यहाँ पर लैंड भी है, यहाँ पर हमें दोनों चीजें मिल रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या है, यहाँ पर हमें दोनों चीजें मिल रही हैं। और लैंड पे आप देख रहे हैं यहाँ पर घास वगैरह है, और यहाँ पर ऐसे जानवर नहीं है जो एक्चुअल में जमीन पे पाए जाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो ट्रांजिशन जिसको हम इकोटोन बोलते हैं, इकोटोन, ठीक है, पारिस्थितिकी संक्रमण क्षेत्र बोलते हैं। यहाँ पर आप कछुआ देख रहे हैं, मेढक देख रहे हैं, इसको हम उभयचर बोल सकते हैं। अगर हम अपने ठेठ भाषा में पढ़े, जो हमने कक्षा 8 में पढ़ा था, 10 में पढ़ा था, तो उभयचर जानवर यहाँ पे निवास करते हैं। मीन्स जो पानी में भी रह लें और जो स्थल पे भी रह लें। तो कछुआ हो गया, मेढक हो गया, ठीक है, और भी कई सारे पेड़ पौधे होते हैं जो उभयचर होते हैं। और यहाँ पर अगर आप प्योर की बात करते हैं तो यहाँ पर मछली वगैरह हो गई, ठीक है, और भी जो बैक्टीरिया या शैवाल्स या पैरामीशियम जो भी चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख रहे हो। हालांकि वो चीज़ें यहाँ पर भी मिल जाएंगी। तो कुछ होते हैं जो प्योर नदी में रहते हैं, कुछ होते हैं जो उभयचर होते हैं, और कुछ होते हैं जो प्योर लैंड क्षेत्र में रहते हैं। तो ये जो कॉमन वाला होता है यही क्षेत्र इकोटोन होता है। इसको मैंने फिगर के भी माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। इसके बाद में अब हम इकोटोन के लक्षण की अगर हम बात करते हैं तो यह चौड़ा या संकरा हो सकता है, मतलब बड़ा छोटा हो सकता है। यह एक तनाव का क्षेत्र है क्योंकि सीमावर्ती पारिस्थितिकी तंत्र के मध्य की स्थिति है। तो ये आप टेंशन, ये शब्द आप याद रखिएगा, ठीक है। इकोटोन की ये विशेषता है, ये महत्वपूर्ण विशेषता है, टेंशन या तनाव, ठीक है। तनाव का क्षेत्र इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दो इकोटोन के बीच का क्षेत्र है। तो यहाँ पर जानवर जो है ना वो इधर भी जाएंगे, इधर भी जाएंगे, इधर भी जाएंगे, इधर भी जाएंगे, मतलब वो संघर्षरत होते हैं या इनको यहाँ पर खाने की भी चीजें मिल जाती हैं। सर्वाइवल सिस्टम बड़ा अच्छा होता है इस क्षेत्र का, ठीक है। तो यहाँ पर मूविंग एक्टिविटी बहुत तगड़ी होती है, तो यहाँ एक तनाव का क्षेत्र हो जाता है, कुछ इस टाइप से आप बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें ऐसी प्रजातियां हो सकती हैं जो सीमावर्ती प्रणालियों में पाई जाने वाली प्रजातियों से पूरी तरह अलग हों, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि जो सीमा पर प्रजातियां पाई जाती हैं इस टाइप से, यहां से बिल्कुल भी अलग कोई अन्य प्रजाति यहां पर रह रही हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि मे भी यहां पर ऐसी भी प्रजाति मिल सकती है जो सीमा क्षेत्र पे जो प्रजातियां रह रही हो उनसे भी अलग हो सकता है। इकोटोन प्राकृतिक या मानव निर्मित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए कृषि क्षेत्र और जंगल के बीच का इकोटोन जो है ये मानव निर्मित है, ठीक है। तो अगर मानव निर्मित इकोटोन की बात करता है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन कैसे पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक इकोटोन है। अगला पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित इकोटोन है। तो मानव निर्मित इकोटोन आपका क्या रहेगा, कृषि क्षेत्र और जंगल के बीच का जो इकोटोन होता है वो मानव निर्मित होता है। और भी कई सारे ऐसे इकोटोन हो सकते हैं जो प्राकृतिक और मानव निर्मित हो सकते हैं। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन अगर थोड़ा सा भी लॉजिकल देने की कोशिश करता है इकोटोन से, तो इस टाइप से भी प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा इकोटोन मानव निर्मित है या फिर प्राकृतिक है, ठीक है। अजीब सा क्वेश्चन दे देगा, अजीब सा ऑप्शन दे देगा, वहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा कि प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों अलग अलग इकोटोन है। जिनमें प्राकृतिक की हम बात करें तो यहाँ पर कृषि क्षेत्र और जंगल के बीच की बात हो रही है, मतलब मानव निर्मित की अगर हम बात करें तो कृषि क्षेत्र और जंगल के बीच की बात हो रही है। और अगर नेचुरल की बात करें तो जो भी हमने फिगर दिखाया, ऊपर पिक दिखाया था उसकी, वो क्या है, वो नेचुरल है। इसके बाद में अगर हम देखें, इकोटोन अक्सर आकार में छोटे और जैव विविधता में अपेक्षाकृत समृद्ध होते हैं। उनका संरक्षण लागत प्रभावी हो सकता है। मींस आप ये याद रखिएगा कि अक्सर आकार में छोटे और जैव विविधता में अपेक्षाकृत समृद्ध हो, ये लक्षण है, ठीक है। संकरा चौड़ा हो सकता है। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा इकोटोन का लक्षण है या फिर नहीं है, ठीक है। तो कुछ अजीब टाइप में दे देगा, वो लक्षण उसका नहीं होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, ठीक है, कुछ इस टाइप से दे देगा, यहां पर कुछ ही जानवर निवास कर रहे होते हैं, तो ये चीजें गलत हो जाएंगी, ठीक है। तो या फिर ये मानव निर्मित नहीं हो सकता है, ये भी क्या होगा, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये लक्षण नहीं है। इसका लक्षण क्या है, लक्षण मानव निर्मित भी हो सकता है। तो कुछ इस टाइप से ऑप्शन देगा कि यहाँ पर ये मानव निर्मित नहीं हो सकता है, ये आकार में काफी बृहत होता है, यहाँ पर जानवरों की संख्या कम होती है, तो ये सब ये यहाँ पर टेंशन फ्री एरिया होता है, ठीक है। तो ये सब गलत ऑप्शन होंगे, यहाँ पर आपको चूज करना है राइट आंसर। तो इकोटोन के लक्षण भी आप अच्छे से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़े, इसका जो लिखा हुआ है यहाँ पर इड्स इफेक्ट, ठीक है, इसका जो हिंदी है ये भैया धार इफेक्ट ही, धार प्रभाव ही निकल के आ रहा है। बाकी अगर कुछ और हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कमेंट सेक्शन में आप लोग इस क्लास के बारे में भी जरूर रिव्यू कीजिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है। यहाँ पर कुछ पढ़ने के लिए है नहीं, लेकिन तब भी मैं छांट के, ये छोटा सा चैप्टर है ना, लेकिन इसको छांटने में बड़ा टाइम लगा है क्योंकि नेट पे कुछ मिल ही नहीं रहा था।
खोज खोज के, ढूंढ ढूंढ के, यहाँ वहां से करके सारी चीजें मैं आपके सामने लाया हूँ, तब मैं 4 शब्द यहाँ पर बोल पा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए धार इफेक्ट क्या है ये भी आप समझ लीजिए। यह देखा गया है कि कभी कभी इकोटोन में कुछ प्रजातियों में जनसंख्या घनत्व किसी भी अन्य समुदाय से बड़ा होता है। देखिए इकोटोन से जुड़ा हुआ है ये पॉइंट भी, ये टॉपिक भी इकोटोन से जुड़ा हुआ है। यह देखा गया है कि कभी कभी इकोटोन में, ठीक है, कुछ प्रजातियों में जनसंख्या घनत्व किसी अन्य समुदाय से बड़ा होता है। इसे किनारे के प्रभाव के रूप में परिभाषित किया जाता है। मीन्स आप समझ सकते हो, थोड़ा सा यहाँ पर हो सकता है कि ट्रांसलेशन में गड़बड़ी हो गई हो, क्योंकि मैं कंटेंट इंग्लिश में लेता हूँ फिर इसके बाद मैं हिंदी में करता हूँ। फिलहाल आप ये मान के चलिए कि किसी क्षेत्र में बाई चांस मैं यहाँ पर 2 इकोटोन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर एक क्षेत्र में दिखाता हूँ इकोटोन से रिलेटेड। ठीक है, अब यहाँ पर हो सकता है कि इस साइड में जो है पर्टिकुलर कोई समुदाय हो। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ प्रजातियों में जनसंख्या घनत्व तो किसी अन्य समुदाय से बड़ा हो सकता है कि यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि घड़ियाल है और यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कछुआ है। ठीक है, तो कछुआ हो सकता है कि इनकी डेंसिटी कम हो, कछुए का जो संख्या वो कम हो, और घड़ियाल की डेंसिटी काफी ज्यादा हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये इट्स इफेक्ट, मतलब ये ज्यादा क्या बोलता है, बढ़त ले रहा है। ऐसे आप बोल सकते हो कि बढ़त ले रहा है, तो ये घड़ियाल यहाँ पर बढ़त ले रहा है, इसी को बोलते हैं इट्स इफेक्ट, यानी कि इसका जो जनसंख्या घनत्व है ये अधिक है। बात समझे कि नहीं समझे आप? ठीक है, तो ये चीज है। इसके बाद में अगला पॉइंट देखेंगे क्या लिखा हुआ है। किनारे की प्रजातियां वे प्रजातियां होती हैं जो मुख्य रूप से किनारे के क्षेत्रों में होती हैं। उदाहरण के लिए स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में पक्षी इड्स इफेक्ट दिखाते हैं और उनका जनसंख्या घनत्व तो उस क्षेत्र में बड़ा होता है जो रेगिस्तान और जंगल के बीच का क्षेत्र होता है। ठीक है, देखिए अगर हम एड्स इफेक्ट के एग्जाम्पल की बात करते हैं तो पक्षी एड्स इफेक्ट दिखाते हैं। ठीक है, जो कि रेगिस्तान और जंगल के बीच का जो क्षेत्र होता है, यहाँ पर पक्षियों की संख्या में ज्यादा देखने को मिलती है। तो किनारे की प्रजातियां वे प्रजातियां होती हैं, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है एड्स इफेक्ट वे प्रजातियां होती हैं जो मुख्य रूप से किनारे के क्षेत्रों में होती हैं। उदाहरण के लिए किनारे का मतलब क्या है, दो पारिस्थितिकी मीन्स कहें अगर हम, ये जो बायोम है, ये जो इकोटोन है, इस इकोटोन में और इस पारिस्थितिकी के बीच का जो क्षेत्र होता है ना, यही होता है धार इफेक्ट। फिलहाल मैं फिर से एक बार ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ये हो गई आपकी पारिस्थितिकी इकोसिस्टम, और यहाँ पर जो ये बायोम है, ये जो इकोटोन है, अब इस इकोटोन में ये वाला एरिया जो होता है ना, यही धार इफेक्ट दिखाता है। ठीक है, आप समझ गए। और वही चीज यहाँ पे भी हो सकता है, इस इधर अगर कोई बायो पारिस्थितिकी तंत्र है अलग दूसरा, तो ये चीजें हैं, थोड़ा सा आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर अब जैसे यहाँ पर अगर यहाँ पर इस एरिया में पक्षी धार इफेक्ट दिखाते हैं, अगर ये रेगिस्तान और जंगल के बीच का क्षेत्र है, मतलब अगर ये रेगिस्तान वाला पारिस्थितिक क्षेत्र है और ये जंगल वाला क्षेत्र है, ठीक है, तो यहाँ पर जो धार इफेक्ट होगा, यहाँ पर जो इकोटोन बनेगा, वहां पर पक्षी धार इफेक्ट दिखाएंगे। तो ये चीज है, थोड़ा सा टेक्निकल है, बाकी इसमें मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश किया हूँ। हो सकता है कि ट्रांसलेशन में कुछ गड़बड़ हुआ हो, बाकी आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। जो मैं समझा रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी समझ रहे होंगे। ठीक है, बाकी इसमें कुछ है नहीं, सारी चीजें मैंने आपको बता दी। देखिए अब इकोटोन का जो महत्व है इसको हम देख लेते हैं। मोबाइल जानवर यानी कि घुमंतु जानवर, ऐसे ट्रांसलेशन में आता है। बताओ मोबाइल जानवर लिख रहा है, ठीक है, मैंने फिर देखा कि भैया ये तो मोबाइल जानवर, कौन सा जानवर होता है, मतलब मोबाइल लेके चलता है क्या? फिर पता चला नहीं ये तो घुमंतु की बात कर रहा है, फोन की बात नहीं कर रहा है। तो घुमंतु जानवर विशेष रूप से इकोटोन से लाभान्वित होते हैं क्योंकि वे कम दूरी के भीतर कई आवासों तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, मीन्स ये कह रहा है कि जैसे ये पारिस्थितिक क्षेत्र है और यहाँ पर ये इकोटोन है, ऑब्वियस सी बात है कि जब घुमंतु होगा तो फटाफट यहाँ जाएगा, यहाँ से वहां आएगा, वहां से यहाँ जाएगा, यानी कि वो घूमेगा, टहलेगा, इसका लाभ लेगा, दोनों क्षेत्र का वो लाभ लेगा, पानी का भी मजा लेगा और जमीन का भी मजा लेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये घुमंतु जानवर जो होते हैं ये इसका लाभ उठाते हैं, क्योंकि ये यहाँ का जो आवास है यहाँ पर भी जाके रह लेंगे, और अगर मौसम बदला और उन्हें जरूरत हुई कि हमें पानी में जाना चाहिए तो पानी में जाकर रह लेंगे, इसके बाद में ठंडी हुआ तो पानी से बाहर आकर रह लेंगे। ये होता है इनका फायदा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आनुवंशिक विविधता के कारण वे एक जनसंख्या से दूसरी जनसंख्या में जीन प्रवाह के लिए एक कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, आनुवंशिक विविधता के कारण वो एक जनसंख्या से दूसरी जनसंख्या के बीच में जीन प्रवाह के लिए कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। मतलब ये पानी वाले क्षेत्र में भी जाके प्रजनन करेंगे और यहाँ पर भी जाके प्रजनन करेंगे, अपने अपने मतलब जो भी होता है उनका उस सिस्टम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, ये जीन प्रवाह करते हैं, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अपना जो जीन है उसको प्रवाहित करते हैं, अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। ठीक है, यह बफर जोन के रूप में काम करता है, यह पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान से बचाता है। ठीक है,
इकोटोन की बात हो रही है। पहले तो यहाँ पर मोबाइल जो जानवर हैं उनके बारे में बात हो रही थी, अब यहाँ पर इकोटोन की बात हो रही है। इकोटोन बफर जोन के रूप में काम करता है। यह पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान से बचाता है। उदाहरण के लिए एक आर्द्र भूमि प्रदूषकों को अवशोषित कर सकती है और उन्हें नदी में प्रवेश करने से रोकती है ना। तो यहाँ पर क्या है, अब देखिए यहाँ पर बफर जोन इकोटोन का महत्व क्या है ये भी आप देख लीजिए। महत्व ये है कि आर्द्र भूमि मतलब यहाँ पर जैसे नदी बह के आई, ठीक है, समुद्र में जाने से पहले यहाँ पर इसने अपना जो है क्या बोलते हैं जो इकट्ठा होता है, आई थिंक गाद बोलते हैं क्या, ठीक है, जो व्हाइट कलर में सारी चीजें इकट्ठा हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जब यहाँ से बह के आई प्रदूषक वगैरह जो भी बह के आए, तो यहाँ पर ये नदी में जाने से पहले यहीं पर इसको ब्लॉक कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक तरह से यह इसका महत्व है कि आर्द्र भूमि में मतलब दलदली क्षेत्रों में, ये मैंने एग्जाम्पल दिया है आपको, बाकी दलदली क्षेत्र ऐसा कार्य करते हैं, ये प्रदूषक को अवशोषित कर लेते हैं और नदी में जाने से इसको रोकते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, यहाँ पे लिखा हुआ है इकोटोन वैश्विक जलवायु परिवर्तन के एक संवेदनशील संकेतक भी है, ठीक है। क्या है, एक जो वैश्विक जलवायु परिवर्तन, अगर हम वर्ल्ड वाइड क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो एक तरह से ये सेंसिटिव संकेतक है, ठीक है। आप बोल सकते हैं कि ये बताता है कि मैटर क्या चल रहा है। अगर इकोटोन में जो जानवर की जनसंख्या थी, जानवर यहाँ पर पहले यहीं पे प्रभावित हो गए, भाई नदी है, यहाँ पर जल बहुत ज्यादा भरा पड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर जल सूखेगा तो यहाँ के जानवर तो तब भी सर्वाइव कर लेंगे, लेकिन अगर यहाँ पर जल सूखा तो ये दलदली क्षेत्र जो था ये पहले प्रभावित होगा, यहाँ से जल तो बिल्कुल गायब हो जाएगा, कुछ इस टाइप से। तो एक तरह से ये संकेतक का रूप में संकेतक के रूप में कार्य करते हैं कि नदी में क्या चल रहा है। अगर नदी में जल कम हो रहा है तो ये पहले सूख जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से ये संकेतक का भी रूप में कार्य करते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण पारिस्थितिकी तंत्र के बीच सीमाओं का स्थानांतरण माना जाता है, इसलिए वैज्ञानिक और पर्यावरणविद अब अधिक रुचि के साथ में इकोटोन का अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, जलवायु परिवर्तन का संकेतक भी है, और इसी संकेत के आधार पर, इसी अध्ययन के आधार पर हम जलवायु परिवर्तन में जो कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है, नेगेटिव चेंज हो रहा है, उसका भी पता लगा लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं इकोटोन क्या है। ये क्या है भाई, मैंने फिर से क्यों लिख रखा है यहाँ पर, आई थिंक मैं चेक कर लेता हूँ इकोटोन क्या है, ठीक है। आप अगर डेफिनेशन देखना चाहते हो तो एक लाइन में मैंने लिख रखा है, एक इकोटोन दो जैविक समुदायों के बीच में संक्रमण क्षेत्र है जहां दो समुदाय मिलते हैं और एकीकृत होते हैं। इकोटोन का महत्व क्या है, तो ये सारी चीजें आप फिर से अगेन देख सकते हो सकता है कुछ नया चीज रहा हो इसमें, इसलिए मैंने लिख दिया है। इकोलाइन क्या है, इसको आप देख लीजिए, इकोलाइन क्या है, ठीक है। इकोलाइन को चूंकि इकोटोन हम लोग पढ़ रहे थे तो इकोलाइन क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप लाइन शब्द देखेंगे तो आइडिया आप लगा सकते हैं। देखिए इकोलाइन को हम उस क्षेत्र के रूप में परिभाषित करते हैं जहां एक पारिस्थितिकी तंत्र से दूसरे पारिस्थितिकी तंत्र में निरंतर परिवर्तन होता है। जहां से परिवर्तन स्टार्ट होता है ना, ठीक है, जहां से जैसे ये क्षेत्र है और ये क्षेत्र है, अगर इस क्षेत्र में और इस क्षेत्र में जहां से परिवर्तन स्टार्ट होता है वही होता है इकोलाइन। जब उस पारिस्थितिकी तंत्र में मौजूद दो अलग अलग प्रजातियों के बीच में कोई उचित सीमा मौजूद नहीं होती है, हम यहाँ पर लाइन बना देते हैं, ठीक है भाई, यहाँ पर कोई सीमा तो होगा नहीं, तो यहाँ पर जहाँ पे चेंज होना स्टार्ट हो जाता है तो वहां पर हम एक गैस कर लेते हैं, इमेजिन लाइन होती है, उसी को हम इकोलाइन बोल देते हैं, ठीक है। इकोलाइन को नियंत्रित करने वाला प्रवाह पर्यावरणीय प्रवणता है, जैसे अजैविक कारकों में धीरे धीरे परिवर्तन, उदाहरण के लिए ऊंचाई, लवणता, तापमान, गहराई आदि ये सारी चीजें होती है। मतलब आप समझ सकते हो कि इकोलाइन को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो कौन से हैं, ऊंचाई है, लवणता है, तापमान है, गहराई है। गहराई से हो सकता है कि अचानक सिस्टम चेंज हो गया हो, ठीक है, यहाँ पे दूसरा एरिया रहा हो, इस गहराई से जो है इधर का एरिया क्षेत्र बदल गया हो, तो ये क्या हो गया, ये इकोलाइन हो गया, इस टाइप से, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, इकोलाइन भी आप समझ लेना अच्छे से अगर आप लोग नोट्स बना रहे हो सकता है इसमें ट्रांसलेशन में कुछ गड़बड़ी हो। इकोटोन कैसे बनता है, इकोटोन पर्यावरण में बड़े या कठोर परिवर्तनों के कारण बनते हैं, ये भी आप लाइन याद रखिएगा, ठीक है, बहुत जरूरी है। इकोटोन जो है ये पर्यावरण में बड़े या कठोर परिवर्तनों के कारण बनते हैं। यहाँ कुछ सीमाएं निर्मित होती हैं, उदाहरण के लिए जंगल के क्षेत्रों और उसके आसपास की जो भूमि होती है उसके बीच का क्षेत्र। इकोटोन के निर्माण का एक प्रमुख कारण है पर्वत श्रृंखला, ठीक है, विभिन्न प्रकार की जलवायु, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है पहले से ही, और भूभाग एक, ठीक है, सारी चीजें हैं, इसको आप लोग देख सकते हैं। बाकी इसी के साथ में चैप्टर खत्म होता है। हो सकता है कि मैंने पेड पीडीएफ में कोई दूसरा कंटेंट प्रोवाइड कराया हो, क्योंकि मेरे पास कई सारे कॉपीज निकल आते हैं जब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, जब मैं कंटेंट सर्च कर रहा होता हूँ, ठीक है, वर्डपैड पे, तो कई बार मुझे प्रिंट कर लेना होता है, मतलब चेक करने के लिए इसका प्रिंट व्यू कैसा आ रहा है। तो उसी में से मैंने एक लाइन उठा लिया है, एक
एक प्रिंट उठा लिया है, ठीक है, जो आपके सामने रखा हूँ मैं। तो इसमें हो सकता है कुछ मुझे चेंज करना पड़े, हालांकि पेड पीडीएफ में मैंने पोस्ट कर रखा है। तो वो चीज़ अब कोशिश रहेगी कि अगली बार मैं वो सारी चीज़ें उठा के आपको पढ़ाऊँ, ठीक है। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, अगर आप लोगों में सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप हमारे पेड पीडीएफ पे भी जुड़ सकते हैं। अभी तक पेड पीडीएफ में हमने लगभग 12 टॉपिक खत्म कर दिए हैं, ठीक है। 12 टॉपिक आपके ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। कहने के लिए 12 टॉपिक खत्म हुए हैं, लेकिन अगर आप लोग कॉम वगैरह हटाएंगे तो लगभग 15 से 18 टॉपिक खत्म हो गए हैं। और अगर हम 26 टॉपिक जो आपका दिया हुआ है वहां से कॉमा हटाते हैं तो आपके ये 35 से 40 टॉपिक है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। डिटेल के लिए आप लोग कमेंट सेक्शन चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पर कंप्लीट डिटेल्स दे रखा है। मिलते हैं अगले सेशन में, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।